पेज नंबर 78 नियम 14 मित्र को किस तरह देखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। विचार अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठे करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि आप एक कदम आगे रह सकें। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं। सौहार्दपूर्ण सामाजिक मुलाकातों में यह काम करना सीखें। अप्रत्यक्ष सवाल पूछें ताकि लोग अपनी कमजोरियों और इरादों को उजागर कर दें। चतुर जासूसों के लिए इस बात का अवसर हर जगह और हर समय होता है। अगर आपको यह शक हो रहा हो कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है तो इस तरह का नाटक करें जैसे आप उसके हर शब्द पर भरोसा रखते हैं। इससे आगे इससे उसे आगे बोलने का साहस मिलेगा और वह ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताने के चक्कर में अंत में धोखा खाएगा। इस तरह उस अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है तो इस तरह का नाटक करें जैसे आप उसकी बातों का यकीन नहीं कर रहे। आपके विरोध में वह उत्तेजित हो जाएगा और आपके पर भरोसा दिखाने के लिए सच्चाई उगल देगा। और शापोनहार 1788 से 1860। शक्ति की कुंजी। शक्ति के क्षेत्र में आपका लक्ष्य है भविष्य की घटनाओं पर नियंत्रण पाना। उसमें एक बाधा यह है कि लोग आपको अभी सभी विचार, अपनी भावनाएं और योजनाएं नहीं बताते। अक्सर वे सावधानी पूर्वक बोलते हैं और अपने चरित्र के छिपे हुए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों यानी अपनी कमजोरी और अपने उद्देश्यों तथा स्वार्थों को छिपा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि आप उनकी चालों का अनुमान नहीं लगा सकते और हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसकी कुंजी यह है कि आप कोई ऐसा तरीका खोजें जिसमें आप उनकी जांच कर सकें, उनके रहस्यों में छिपे हुए इरादों का पता लगा सकें। लेकिन ऐसा करते समय उन्हें आपकी योजना मालूम न हो पाई। यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दोस्ताना व्यवहार में आप अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों से भी गोपनीय जानकारी पा सकते हैं। बाकी लोगों को जन्म पत्री और टैरो कार्ड देखने दे। आपके पास भविष्य जानने का इससे ठोस तरीके हैं। जासूसी करने का सबसे आम तरीका दूसरों का इस्तेमाल करना और यह तरीका आसान और शक्तिशाली भी तो है। इसमें जोखिम भी है। इस निश्चित रूप से आपको जानकारी तो मिलेगी लेकिन आप अपने जासूसों पर निर्भर रहेंगे। हो सकता है कि वे अयोग्यतावश आपकी जासूसी को उजागर कर दे या गोपनीय रूप से आपके खिलाफ हो जाएं। इससे ज़्यादा अच्छा तो यह है कि आप खुद जासूस बन जाएं और दोस्ती का नकाब ओढ़कर गोपनीय जानकारी इकट्ठी कर लें। जिस तरह से गायें गंध को भांप लेती है और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को बाकी के लोग अपनी आंखों से देखने वाली चीज़ों की उसी शासक के जैसे जासूसों को भांप लेता है। कौटिल्य भारतीय दार्शनिक 3री सदी ईसा पूर्व। फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ टेलीरेंड इस कला में बहुत निपुण थे। उसमें उनमें सामान्य चर्चा में लोगों के रहस्य उगलवाने की अद्भुत योग्यता थी। लोगों का कहना है कि टेलीरेंड बातचीत में बहुत निपुण थे, जबकि सच तो यह था कि वे बहुत कम बोलते थे। वे अपने विचारों के बारे में कभी बात नहीं करते थे बल्कि सामने वाले के विचार उगलवाने की कोशिश करते थे। वे ऐसी बातें कह देते थे जो गोपनीय लगती थी जबकि दरअसल वह मनगढ़ंत होती थी। फिर वे अपने श्रोताओं की प्रतिक्रिया को गौर से देखते थे। सामाजिक समारोह जैसे मौक़ों पर सतर्क रहें। इस समय लोगों का सुरक्षा तंत्र कमज़ोर होता था, इसलिए लोगों के बीच करके बातचीत करके आप उनसे ऐसी बातें उगलवा सकते हैं। यह राजनीति इतनी ज़बरदस्त है कि वे आपकी रुचि को गलती से आपकी दोस्ती मान लेंगे और इस तरह आपको सिर्फ न सामने वाले के भेद मालूम चलेंगे बल्कि आप उसे अपना समर्थक भी बना लेंगे। बहरहाल आपको इस राजनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोगों को भी यह शक हो जाए कि आप बातचीत के बहाने उनसे भेद उगलवा रहे हैं तो वे आपसे कतराने लगेंगे। इसलिए मूल्यवान जानकारी पर नहीं बल्कि दोस्ताना बातों पर जोर दें। जानकारी के रत्नों की तलाश को बहुत स्पष्ट न होने दें, वरना आपके सवालों को आपके सामने वाला आपको इरादा भांप लेगा और आपको उसकी मनचाही जानकारी नहीं मिल पाएगी। जासूसी के बारे में रोश रोशफुको ने इस चाल की सलाह दी। सच्चाई बहुत कम होती है और यह अक्सर सबसे चतुर छलावा होती है। दूसरे का विश्वास और सत्य हासिल करने के लिए
इंसान सच्चा बन जाता हो। अगर आप किसी के सामने अपने दिल की भावनाएं उजागर करने का नाटक करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह भी आपके सामने अपने रहस्य उगल देगा। अगर आप उसे कोई झूठा रहस्य बताएंगे तो बदले में वह आपका सच्चा रहस्य बता देगा। दार्शनिक ऑथर शोपेनहावर ने एक और चाल का सुझाव दिया। उनका कहना है कि बातचीत में आप लोगों का प्रबल विरोध करके उन्हें इतना चिढ़ा देगी, उतना उत्तेजित कर देगी वे अपने शब्दों पर नियंत्रण न रख पाए। उग्र भावनात्मक प्रतिक्रिया में वे अपने बारे में हर प्रकार के सच को उजागर कर दे जिनके आप बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीर जासूस की तीसरी आंख। दो आंख वालों को इस धरती पर तीसरी आंख आपको ईश्वर की तरह विराट शक्ति देती है। आप दूसरों से ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं और आप उनके भीतर ज़्यादा गहराई तक देखते हैं। आपकी इस आंख से आपके अलावा और कोई नहीं बच सकता। विशेषज्ञ रहे योग्य शासक और बुद्धिमान सेनापति दुश्मन को जब चाहे जीत लेते हैं, क्योंकि और उनकी उपलब्धियां सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा होती हैं। इस कारण यह है कि उन्हें दुश्मन की स्थिति का पहले से ही ज्ञान होता है और यह पूर्व ज्ञान आत्मा हो या देवी देवताओं या अतीत की घटनाओं या ज्योतिष से हासिल नहीं होता। यह तो जासूसों से हासिल होता है जो शत्रु की असली स्थिति को जानते हैं। सुन त्सु द आर्ट ऑफ वॉर, 4वीं सदी ईसा पूर्व। नियम 15 अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दें। विचार मोजेस से लेकर आज तक के सभी महान लीडर्स यह जानते हैं कि किस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। कई बार उन्हें यह सबक कष्ट उठाकर सीखा था। अगर यह भी चिंगारी बची रही तो चाहे यह कितनी ही मध्यम हो, अंततः आग भड़क उठेगी। शत्रु को पूरी तरह मिटाने की बजाय आधा कुचलने से बहुत नुकसान होता है। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और प्रतिशोध लेगा और पूरी चाल कुचल डालो, शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी। शक्ति की कुंजी। शक्ति के संघर्ष में आपके बहुत से प्रतिद्वंदी और दुश्मन बनेंगे। कुछ लोग आपके दुश्मन जरूर बनेंगे भले ही आप कुछ भी कर लें। इस तरह के दुश्मन आपका बुरा चाहेंगे, उनके इरादे आपको खत्म करने के होते हैं। अगर आप उनसे जूझते समय या दया या समझौते की आशा में या 3/4 रास्ते पर ही रुक जाते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं है। उल्टे इसके बदौलत उनका संकल्प नफरत और बढ़ जाएगी और वे किसी न किसी दिन आपसे बदला लेकर ही वह भी करेंगे। जो हो सकता है आपसे पराजित होने के बाद वे कुछ समय तक दोस्ताना व्यवहार का ढोंग करें, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है और वे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। दुश्मन के अवशेष की बीमारी या आग के अवशेषों की तरह सक्रिय बन सकते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। हमें कभी भी दुश्मन को इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कमज़ोर हो गया है। घास के पूले में छोटी सी आग की चिंगारी उसी तरह की तरह वह भी कुछ समय बाद खतरनाक बन सकता है। कौटिल्य, भारतीय दार्शनिक, 3री सदी ईसा पूर्व। समाधान। अपने दुश्मनों पर दया न करें, उनकी नफरत को व्यक्तिगत रूप से न लें। अपने दुश्मनों को उसी तरह से पूरा कुचल डालें जिस तरह मौका मिलने पर वे आपको कुचल डालते हैं। दुश्मनों के मिट जाने के बाद आपको शांति और सुरक्षा मिल सकती है। माओ त्से तुंग इस नियम के महत्व को जानते हैं। 1934 में साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग और उनके लगभग 75,000 सैनिकों पश्चिम चीन के वीरान पहाड़ों में छिप गए थे। वे चियांग काई शेक की विशाल सेना से बचने के लिए वहां जा छिपे थे। चियांग साम्यवादियों को पूरी तरह से खत्म करने पर आमदा था। नतीजा यह हुआ कि कुछ साल बाद माओ के सैनिकों की संख्या 10,000 से भी कम रह गई। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो चियांग ने सोचा कि अब साम्यवादियों की शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए उनसे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने साम्यवादियों को पीछा छोड़ने और जापानियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकल्प चुना। उनकी यह भूल थी। 10 साल बाद साम्यवादी इतने शक्तिशाली बन गए कि उन्होंने चियांग की सेना को पछाड़ दिया और चियांग दुश्मन को मिटा दिया। कि बुद्धिमत्ता को भूल गया कि माओ नहीं भूले थे। माओ ने चियांग का तब तक पीछा किया जब तक कि वह उसकी पूरी सेना ताइवान के टापू पर नहीं भाग गई। आज तक मुख्य चीन पर चियांग के शासन का कोई चिन्ह नहीं है।
आज तक मुख्य चिन्ह वृश्चांग के शासन का कोई चिन्ह नहीं है। पूर्ण विजय पाने के लिए आपको बेरहम बनना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट। आधुनिक युद्ध कला का सूत्र है परिपूर्ण विजय का लक्ष्य। पूर्ण विजय का लक्ष्य। युद्ध में प्रथम प्रमुख दार्शनिक कार्ल वोन क्लोजेविटस ने इसे अच्छी तरह से परिभाषित किया। नेपोलियन के अभियानों का विश्लेषण करते हुए वॉन क्लोजेविट ने लिखा कि हमारा दावा है कि दुश्मनों की सेनाओं का पूरा विनाश ही हमेशा सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी विजय हासिल करने के बाद आराम करने या सुस्ताने की जरूरत की कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय लगे रहना चाहिए, दुश्मन का पीछा करने, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने, उसके संसाधनों को नष्ट करने और हर उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है जिससे दुश्मनों की सहायता और राहत मिल सके। इस कारण यह है कि युद्ध के बाद हमेशा समझौता होता है और दोबारा क्षेत्र का बंटवारा होता है। अगर आप सिर्फ आधी अधूरी जीत हासिल करेंगे तो आप युद्ध में जीती लगभग सभी चीज़ें समझौते में हार जाएंगे। समाधान आसान है। अपने दुश्मनों के सामने कोई विकल्प न छोड़ें, उन्हें पूरी तरह से मिटा दें। इसके बाद उनका इलाज आपका हो जाएगा। जिस तरह आप अपनी मनचाही योजनाएं लागू कर सकते हैं। शक्ति का लक्ष्य लो दुश्मनों की पूरी तरह से नियंत्रित करना और अपनी इच्छा का पालन करवाना चाहिए। आप आधे रास्ते तक पहुंचकर यह हासिल नहीं कर सकते। अगर दुश्मनों के पास कोई विकल्प नहीं होगा तो उन्हें मजबूरन आपकी बात माननी पड़ेगी। युद्ध के मैदान में के अलावा भी इस नियम के कई उपयोग होते हैं। समझौता वह खतरनाक नाग है जो आपकी विजय को डस लेगा, इसलिए अपने दुश्मनों को समझौते का उम्मीद रखने का रणनीति बनाने का कोई मौका ही न दें। उन्हें मिटा दें और झंझट खत्म करें। यथार्थवादी बने। अगर आप अपने शत्रुओं के प्रति निर्मम नहीं है तो आप कभी सुरक्षित नहीं है। अगर आप उन्हें मिटाने या अपनी नज़रों से दूर रखने की स्थिति में नहीं तो आप कम से कम इतना तो समझ ही लें कि वे आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी दोस्ती के नाटक पर जरा भी ध्यान न दें। इस तरह की स्थिति में सतर्कता ही आपका इकलौता हथियार है। तस्वीर। घायल नाग। अगर आप नाग को अपने पैरों से दबाने के बाद जिंदा छोड़ देंगे तो वह दोबारा फन तान लेगा और आपको दोगुना जहर से काट लेगा। हारा हुआ शत्रु भी अधमरे नाग की तरह होता है जिसे आप दोबारा शक्तिशाली बनाने का मौका देते हैं। समय के साथ साथ उसका जहर बढ़ता जाता है। विशेषज्ञ की राय। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान दें कि लोगों को या तो पुचकारा जाना चाहिए या पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। छोटी चोटों के लिए वे प्रतिशोध लेंगे लेकिन बड़े आघातों के लिए वे प्रतिशोध नहीं ले सकते। इसलिए मनुष्य को अच्छी तरह से चोट पहुंचाना चाहिए ताकि हमें उसके प्रतिशोध से डरने की आवश्यकता ही न पड़े। निकोले मैकियावेली। नियम 16। नियम 16। सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। विचार। कहीं भी बहुत ज़्यादा आने जाने की कीमत घटती है। आप जितना ज़्यादा दिखते हैं या बोलते हैं उतने ही साधारण नज़र आते हैं। अगर आप किसी समूह में स्थापित हो चुके हैं तो कुछ समय के लिए उससे दूर रहें। आपके अनुपस्थित रहने पर आपके बारे में ज़्यादा बातें होंगी और आपकी ज़्यादा तारीफ भी होगी। आपको बहस यह सीख लेना चाहिए कि दूर कब रहना है। अभाव से हर चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है। इस सिद्धांत का लाभ लें। ऊंट और लकड़ियां। ऊंट को सबसे पहले जिस आदमी ने देखा वह भाग खड़ा हुआ। दूसरे आदमी की हिम्मत करके ऊंट के पास गया। तीसरे आदमी ने उसे गले में रस्सी का फंदा डाला और जोखिम लिया। इस दुनिया में परिचय से सभी चीजें पालतू बन जाती है क्योंकि जब हमारी आंखों को भयंकर या अजीब चीज़ों की आदत हो जाती है तो वे सामान्य लगने लगती है। मैं आपको कुछ संतरियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो समुद्र तट पर तैनात थे। जब पहली बार उन्होंने किसी चीज़ को समुद्र की लहरों में तैरते हुए देखा तो वे चिल्लाने लगे, जहाज जहाज, युद्ध का बेड़ा। 5 मिनट बाद उन्हें एक पैकेट बोट दिखी, फिर एक छोटी नाव और अंत में कुछ छड़ियाँ तैरती दिखी। ऐसे में बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन पर यह कहानी लागू होती है। दूर से तो बहुत लोग आकर्षक दिखते हैं, पास आने पर वे सामान्य दिखने लगते हैं। लो फोन्टेन 1621 से 1695। शक्ति की कुंजी। इस दुनिया में सब कुछ अनुपस्थित है, उपस्थिति पर निर्भर करता है, पर अपनी प्रबल उपस्थिति से शक्ति और ध्यान को आमंत्रित करते हैं।
आप अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा प्रखरता से चमकते हैं, लेकिन अंततः वह बिंदु आ ही जाता है जब ज़रूरत से ज़्यादा उपस्थिति का विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। आप जितना ज़्यादा दिखाते हैं और कम बोलते हैं, आपका महत्व उतना ही कम होता जाता है। लोगों को आपकी आदत पड़ जाती है। चाहे आप विविधता का दिलचस्प होने की कोशिश करें, लोग आपका कम सम्मान करने लगते हैं, इससे पहले कि ये लोग आपको अचेतन रूप में दूर कर दें। आपको सही समय पर दूर हटना सीखना चाहिए। यह लुका-छिपी का खेल है। इस नियम की सच्चाई को प्रेम प्रसंगों में सबसे आसानी से देखा जा सकता है। प्रेम प्रसंगों की शुरुआत में प्रेमिका की अनुपस्थिति से आपकी कल्पना की उड़ान उसे महिमामंडित कर देती है, लेकिन जब आप उसके बहुत करीब रहने लगते हैं तो यह आभामंडल धुंधला पड़ने लगता है, क्योंकि अब आपकी कल्पना को उड़ने की जगह भी नहीं मिलती। इस स्थिति में प्रेमिका भी सामान्य लगने लगती है, इसलिए आप उसकी उपस्थिति को ज़्यादा महत्व नहीं देते। इसे रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप सामने वाले से दूर हट जाएं। अगर उन्हें इस बात की आशंका रहेगी आप हमेशा के लिए उनसे दूर जा सकते हैं, तो वे आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नेपोलियन उपस्थिति और अनुपस्थिति के नियम को अच्छी तरह से पहचानते थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं अक्सर थिएटर में दिखने लगूंगा तो लोग मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। आज तस्वीरों की बाढ़ के कारण दुनिया में उपस्थिति बढ़ गई है, इसलिए दूर हटने का यह खेल ज़्यादा प्रभावशाली बन गया है। हम यह नहीं जानते कि कब पीछे हटें या कब पीछे हटा जाए, और हमारी कोई भी चीज़ निजी नहीं रह पाती। इसलिए हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपनी मर्जी से गायब होने में माहिर होते हैं। कब गायब होना है, यह जानने के कारण उपन्यासकार जेडी स्टेंजिलर पिचोन थॉमस पिचोन के बहुत से प्रशंसक हो गए हैं। इस नियम का एक और रोज़मर्रा का उदाहरण है जो इसकी सच्चाई को और भी स्पष्टता से बताता है। यह है कि अर्थशास्त्र में दुर्बलता का नियम। बाजार में किसी चीज़ को हटा देना, उसका मूल्य तत्काल बढ़ जाएगा। 17वीं सदी में हॉलैंड का शाही परिवार चाहता था कि ट्यूलिप के फूल का महत्व बढ़े और यह स्टेटस सिंबल बन जाए। उन्होंने उस फूल की इतनी कमी पैदा कर दी कि उसे हासिल करना इतना मुश्किल बना दिया कि ट्यूलिप की दीवानगी शुरू हो गई। कुछ ही समय में ट्यूलिप के एक फूल की कीमत उसके वजन के बराबर सोने से ज़्यादा हो गई। दुर्लभता का नियम अपनी योग्यताओं पर लागू करें। आप दुनिया को जो दे रहे हैं उसे दुर्लभ और दुरूह बनाएं। इससे आपका महत्व तत्काल बढ़ जाएगा। हमेशा एक न एक ऐसा पल आता आता है जब शक्तिशाली लोग जरूरत से थोड़ी ज़्यादा देर तक आसपास रहते हैं। ऐसा होने पर हम उनसे ऊब जाते हैं, उनके प्रति सम्मान खोते हैं, उन्हें बाकी इंसानों की तरह ही मानने लगते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हम उन्हें सामान्य से भी थोड़ा कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि हम उनके वर्तमान स्टेटस की तुलना उनके पुराने स्टेटस से करते हैं। दूर कब होना है यह एक जानना एक कला है। अगर यह काम सही तरीके से किया जाए तो आप अपने खोए हुए सम्मान को दोबारा हासिल कर सकते हैं और अपनी शक्ति को बरकरार रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा समय तक लोगों के आसपास रहेंगे तो अपने चारों तरफ शक्ति का जो आवामंडल बनाया है वह गायब हो जाएगा। खेल को पलट दें और खुद को दुर्लभ बनाएं, इससे आपकी उपस्थिति का महत्व बढ़ जाएगा। तस्वीर सूर्य का महत्व इसकी अनुपस्थिति से होता है। बारिश के दिनों में जितने लंबे समय का सूर्य उतना ही ज़्यादा इंतजार होता है, लेकिन लगातार गर्मी पड़ने पर सूर्य चुभने लगता है। अगर आप खुद को अनुपस्थित रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। विशेषज्ञ की राय सम्मान उत्पन्न करने के लिए दूरी बनाए। लगातार आसपास रहने से शोहरत कम होती है, दूर रहने से यह बढ़ती है। दूर रहने पर जिस व्यक्ति को शेर माना जाता है, सामने होने पर वह मूर्खतापूर्ण लगता है। ज़्यादा परिचित होने पर गुण अपनी चमक खो देते हैं, क्योंकि लोग आंतरिक गुणों के बजाय बाहरी चीज़ों को देखने लगते हैं। उत्कृष्ट जीनियस भी अपनी अनुपस्थिति या रिटायरमेंट का प्रयोग इसलिए करता है ताकि लोग उसका सम्मान करें और उसकी दुर्लभता से आदर उत्पन्न हो। बेलित्जेर ग्रेशियन 1601 से 1658। नियम 17। दूसरों को दुविधा में रखें, अनिश्चय का माहौल बनाएं। विचार इंसान आदतों के हिसाब से चलते हैं। उनके मन में इस बात की गहरी चाहत होती है कि दूसरों के काम उन्हें अपरिचित लगे। आपके लीक पर चलते रहने से उन्हें यह एहसास होता है कि वे नियंत्रण में हैं। पासों को पलट दें, जानबूझकर अनपेक्षित काम करें। अगर आपके व्यवहार में कोई निरंतरता, तारतम्य या उद्देश्य नहीं दिखेगा तो उनका संतुलन गड़बड़ा जाएगा आपके और वे आपके कदमों का मतलब समझने की कोशिश में थक कर चूर हो जाएंगे। बहुत आगे तक ले जाने पर यह रणनीति आतंक उत्पन्न कर सकती है।
दरबार का जीवन शतरंज का दुखद खेल होता है, जिसमें मोहरों को जमाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, चालें चलनी पड़ती हैं और दुश्मन की योजना को नाकाम करना पड़ता है। बहरहाल, कई बार सबसे अच्छा यही होता है कि हम जोखिम लें और सबसे अप्रत्याशित विचित्र चाल चल दें। जीन डे ला ब्रूयर, 1645 से 1696। अगर संभव हो तो हमेशा दुश्मन को धोखा दें, हैरान करें और गलत जानकारी दें। इस तरह की रणनीतियाँ हमेशा कामयाब होती हैं और इस तरह से एक छोटी सेना भी बड़ी सेना को नष्ट कर सकती है। जनरल स्टोवन जैक्सन, 1824 से 1863। शक्ति की कुंजी। अचानक, अकस्मात या अनसोची चीज़ सबसे डरावनी होती है, इसलिए हम भूकंपों और तूफानों से डरते हैं। हमें यह पता नहीं होता कि वे कब आएंगे। जब भूकंप आता है तो हम अगले भूकंप का दहशत से इंतजार करते हैं। अप्रत्याशित मानवीय व्यवहार का हम इसी तरह का प्रभाव पड़ता है। जानवर निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उनका शिकार करके उन्हें मार जा पाते हैं। इसलिए इंसान में ही अपने व्यवहार को बदलने, नया काम करने और दिनचर्या की आदतों को छोड़ने की क्षमता होती है। बहरहाल, ज़्यादातर लोगों को इसके शक्ति का एहसास ही नहीं होता। वे दिनचर्या के आराम को ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह वे जानवरों की लीक पर चलते हैं और बार बार वही काम करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें इसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, और इसलिए भी क्योंकि वे गलती से यह मान लेते हैं कि अगर वे दूसरों को विचलित नहीं करेंगे तो उन दूसरे भी उन्हें विचलित नहीं करेंगे। यह बात समझ लें। शक्तिशाली व्यक्ति जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को विचलित करके भय उत्पन्न करता है और पहले पहल करने की शक्ति अपने पास रखता है। कई बार तो बिना चेतावनी के वार करना पड़ता है, ताकि बिना उम्मीद के हमला होने पर लोग थर्रा जाएं। इस तरकीब का इस्तेमाल शक्तिशाली लोग सदियों से कर रहे हैं। 15वीं सदी में इटली में मिलान के वाई क्रांति के आखिर ड्यूक फिलिप्पो मारिया जानबूझकर लोगों की उम्मीद के विपरीत काम करते थे। उदाहरण के लिए, वे अचानक किसी दरबारी पर ध्यान देने लगते थे और जब वह पदोन्नति की उम्मीद करता था तो वे उससे दुत्कारने लगते थे। दुविधाग्रस्त होकर वह आदमी दरबार से चला जाता था, लेकिन तभी ड्यूक उसे अचानक वापस बुलवा लेते थे और उससे दोबारा अच्छा व्यवहार करने लगते थे। अब यह दरबारी और भी दुविधा में पड़ जाता था। वह यह सोचने लगता था कि शायद ड्यूक को यह भनक लग गई होगी कि वह पदोन्नति के बारे में सोच रहा है। दरबारी यह सोचने लगता कि शायद ड्यूक को यह बात बुरी लगी होगी, इसलिए वह इस तरह से व्यवहार करने था लगता था जैसा उसने पदोन्नति की आशा ही नहीं हो। यह देखने पर ड्यूक उसे महत्वाकांक्षा की कमी के लिए फटकारता और अपने से दूर कर देता था। अगर संभव हो तो हमेशा दुश्मन को धोखे दें, हैरान करें और गलत जानकारी दें। इस तरह की रणनीतियाँ हमेशा कामयाब होती हैं। इस तरह से हर एक छोटी सेना भी बड़ी सेना को नष्ट कर सकती है। जनरल स्टोवन जैक्सन, 1824 से 1863। ड्यूक फिलिपो के साथ तालमेल बैठाने का रहस्य सीधा सा था। यह अनुमान लगाने का एक जोखिम न लें यह अनुमान लगाने का जोखिम लें कि वह क्या चाहता है। यह अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि वह किस चीज़ से खुश होता है। अपनी इच्छा बताएं, न सिर्फ उसकी इच्छा के सामने समर्पण कर दें, फिर इंतजार करें। इस तरह से ड्यूक ने दुविधा और अनिश्चितता उत्पन्न करके बिना बिना किसी चुनौती की और पूरी शांति के साथ राज्य किया था। लोग हमेशा आपके कार्यों के पीछे छिपे छिपे उद्देश्यों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके खिलाफ रणनीति बनाई जा सके। इसलिए बिल्कुल अप्रत्याशित कदम उठाएं और उन्हें सुरक्षात्मक होने पर मजबूर कर दें। कुछ समय तक पाब्लो पिकासो ने अपनी पेंटिंग पोल रोजेनबर्ग नाम की एक आर्ट थिएटर डीलर को बेची। फिर एक दिन बिना किसी कारण के पिकासो ने उससे कहा कि अब वे उसे अपनी कोई पेंटिंग नहीं बेचेंगे। पिकासो ने इस कारण को स्पष्ट करते हुए मन ही मन सोचा। रोजेनबर्ग अगले 48 घंटों तक यह अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पेंटिंग से किसी दूसरे आर्ट डीलर को भेजना चाहता हूँ। मैं अपना काम करता रहूँगा और चैन की नींद सोऊंगा, जबकि रोजेनबर्ग हर पल चिंता करता रहेगा। 2 दिन बाद वह मेरे पास परेशान हालत में आएगा और कहेगा, देखो दोस्त, मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ, अगर मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे दूँ, काफ़ी ऊँची रकम दूँ, तब तो तुम मुझे इसका मना नहीं करोगे, है ना। अप्रत्याशित व्यवहार सिर्फ दहशत फैलाने का हथियार नहीं, हर एक दिन व्यवहार के तरीके को बदलने से आपके चारों तरफ उथल पुथल होगी और लोगों की रुचि जागृत होगी। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, ऐसा उद्देश्य और स्पष्टीकरण सोचेंगे जिनकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। वे लगातार आपके बारे में सोचते रहेंगे। परिणाम यह होगा कि आप जितने
मूडी दिखेंगे, उतना आपको उतना ही ज़्यादा सम्मान हासिल होगा। सिर्फ अधीनस्थ लोग ही निश्चित निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं। तस्वीर हवा, जिसके बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बैरोमीटर से अचानक परिवर्तन, दिशा और वेग जानबूझकर अबूझ परिवर्तन, कोई सुरक्षा नहीं, आंधी तूफान से दहशत और दुविधा का माहौल बनता है। विशेषज्ञ की राय, बुद्धिमान शासक इतना रहस्यमय होता है कि ऐसा लगता है कि वह अबूझ है। वह इतना अस्पष्ट होता है कि कोई उसे जान नहीं पाता। वह निष्क्रियता से सिंहासन पर बैठा रहता है, जबकि उसके मंत्री नीचे खड़े होकर कांपते रहते हैं। हान फे त्यूसू, चीनी दार्शनिक, 3री सदी ईसा पूर्व। नियम 18। नियम 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं, एकाकीपन खतरनाक है। विचार, दुनिया खतरनाक और दुश्मन हर जगह हैं। हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबको नजर आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितना खतरों से बचाता है, उससे ज़्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता। यह आपको सबकी नज़रों में लाता है, और नतीजा यह होता है कि आप आसान निशाना लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर होगा कि लोगों से मिले जुले साथी खोजें, सबसे जुड़े और भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं को से सुरक्षित रहेंगे। एकाकीपन तर्क की दृष्टि से खतरनाक है, और इससे कोई भला नहीं हो सकता। याद रखें कि एकाकी मनुष्य निश्चित रूप से विलासी, शायद अविश्वासी और संभवतः पागल भी हो सकता होता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, 1709 से 1784। शक्ति की कुंजी, मैकियावेली का तर्क है कि सैन्य दृष्टि से किला बनाना एक गलती है। यह शक्ति के एकाकीपन का प्रतीक होता है, और दुश्मनों के लिए आसान निशाना भी। आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है यह किला दरअसल एक आप तक मदद नहीं पहुंचने देता, और आपकी गतिविधियों को सीमित कर देता है। हो सकता है कि यह किला अवैध हो, लेकिन सब जानते हैं कि आप उसके भीतर हैं, और घेराबंदी करने से आपका किला एक तरह की जेल बन जाता है। और अंदर कम जगह होने के कारण किलों के अक्सर प्लेग जैसी महामारियां भी फैल जाती। किला बनाने में सुरक्षा नहीं मिलती, और जितनी समस्याएं सुलझती हैं उससे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। चूँकि इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, इसलिए शक्ति सामाजिक आदान प्रदान और व्यवहार पर निर्भर होती है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीज़ों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको सड़क पर होने वाली हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और हर उस आदमी की भी जो आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। ज़्यादातर लोग जब खतरे में पड़ जाते हैं जब वे जोखिम का सामना कर लेते हैं, ऐसे समय वे पीछे हट जाते हैं और किले में सुरक्षा खोजने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, ऐसा करने पर उन्हें सीमित व्यक्तियों से ही जानकारी मिल पाती है, और वे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में सही नज़रिया नहीं रख पाते। वे रणनीतियाँ बनाने की क्षमता गंवा देते हैं, और दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। उनका एकाकीपन उन्हें भ्रमित कर देता है। युद्ध और राजनीति के ज़्यादातर खेलों में एकाकीपन का परिणाम पराजय और मौत ही होता है। अनिश्चितता और खतरों के क्षणों में आपको बिल के भीतर घुसने की यह इच्छा से बचना चाहिए कि इसके बजाय लोगों से यह मेल जोल बढ़ाएं, पुराने सहयोगी खोजें, नए साथी बनाएं, और अलग अलग समूहों में जाएं। शक्तिशाली लोग सदियों से इस तकनीक पर चल रहे हैं। रोमन राजनेता सिसरो एक कम कुलीन परिवार में जन्मे थे, और उनके शक्तिशाली बनने की संभावना बहुत कम थी। वे शक्तिशाली तभी बन सकते थे जब वे शहर को नियंत्रित करने वाले सामंतों के बीच में जगह बना ले। इस काम में वे अद्भुत रूप से सफल हुए। उन्होंने सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की, और उन्हें पता लगाया कि उनके तार एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। वे हर एक जगह घुलते मिलते थे और हर एक को जानते थे, और उनके संबंध का जाल इतना बड़ा था कि यहाँ तक कि एक दुश्मन को वहाँ के एक साथी से संतुलित किया जा सकता है। चूँकि इंसान सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसका मतलब यह है कि हमारे व्यवहार को सुखद बनाने वाली सामाजिक कलाएं लगातार मिलने जुलने से विकसित की जा सकती हैं। आप दूसरे से कितना ज़्यादा संपर्क में रहोगे, आप उतने ही ज़्यादा शालीन और सहज बनेंगे। दूसरी तरफ एकाकीपन से आपका व्यवहार अजीब हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपसे कतराने लगते हैं और भी ज़्यादा एकाकी हो जाते हैं। किले की मानसिकता रखने की बजाय संसार को एक बड़े महल की तरफ देखें, जिसका हर कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा है। आपको अलग अलग समूहों में रहने और अलग अलग
तरह के लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है। इस तरह के सामाजिक संपर्क में से आप साजिश करने वालों से बच जाएंगे, क्योंकि वे आपसे अपनी योजना छिपा कर नहीं रख पाएंगे। आप अपने दुश्मनों से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपके समर्थक आपका साथ देंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहें और महल के कमरों में आते जाते रहें। कभी भी एक जगह पर रुके बैठे न रहें। कोई भी शिकारी तेजी से भागते हुए जानवर पर निशाना नहीं साध सकता। लुई 14वां इस बात पर पूरा ध्यान देता था कि उसके दरबार में समेत सभी सामंत मौजूद रहें। उठते बैठते समय, भोजन के समय और वर्ष वर्षाए के बगीचे में, हर समय वह अपने आसपास देखता था और हर चीज़ पर ध्यान देता था। अगर जाने पहचाने सामंत स्थायी रूप से दरबार में नहीं रहते थे तो वह चिन्ह चिन्ह जाता था। जो लोग वहाँ पर कभी नहीं दिखते थे या शायद कभी दिखते थे, उन्हें बहुत गुस्सा रहता था। अगर उनमें से कोई उससे कभी किसी तरह का एहसास चाहता था तो सम्राट गर्व से कहता था कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, और यह निर्णय इकट्ठे होता था। डक डे सेंट साइमन। तस्वीर। किला। पहाड़ी की ऊंचाई पर बना किला हुकूमत का प्रतीक और नफरत का केंद्र बन जाता है। शहर के नागरिक आक्रमण करने वाले शत्रु से मिलकर आपको धोखा देंगे। अगर संप्रेषण और बुद्धि से आपका नाता खत्म हो जाएगा तो आप किला आसानी से ढह जाएगा। विशेषज्ञ की राय। जो अच्छा और समझदार राजा अपने बेटों को दमनकारी नहीं बनने देना चाहता, वह कभी किले को नहीं बनाएगा ताकि उसके बेटे किले की शक्ति पर विश्वास करने के बजाय अपनी प्रजा की सद्भावना पर विश्वास कर सके। निकोलो मैकियावेली। नियम 19। नियम 19। यह जाने कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। विचार। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीतियों पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है तो वे बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी की जिंदगियां बिता देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िए और अपने शिकारियों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा न दें, उस पर हमला न करें। तलवारबाज से मिलने पर अपनी तलवार निकालें और कवि न हो उसे कविता न सुनाएं। एक बौद्ध ग्रंथ से जिसका उदाहरण थंडर इन स्काई में दिया गया है। थॉमस क्लेरी द्वारा अनुदित। ओके। मूर्ख, विरोधी और शिकार। विरोधी, मूर्ख और शिकार। शक्ति की सीढ़ी पर चढ़ते समय अपना सामना कई तरह के विरोधियों, मूर्खों और शिकारों से होगा। शक्ति हासिल करने की कला का सर्वोच्च रूप यह पहचानना है कि कौन भेड़िया है और कौन भेड़, कौन लोमड़ी है और कौन खरगोश, कौन बाज है और कौन गिद्ध। अगर आप इस फर्क को आसानी से पहचान लेते हैं तो आप किसी पर ज़्यादा दबाव डाले बिना ही सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर एक व्यक्ति से एक सा व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुख भरा रहेगा, बशर्ते आप जीवन उतना लंबा चले। लोगों की प्रकृति पहचानने और उसके अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे जंगल के 5 अलग अलग प्राणियों के सबसे खतरनाक और मुश्किल प्रकार दिए गए हैं। घमंडी व्यक्ति। हालांकि वह शुरुआत में इसे छिपा सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का घमंड इससे बहुत खतरनाक बना देता है। अगर यह किसी भी तरह से अपमानित महसूस करता है तो यह पूरी उग्रता से बदला लेता है। हो सकता है आप यह सोचें, लेकिन मैंने तो यह एक ही पार्टी में कहा था, उस समय तो सब लोग नशे में थे। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी अति प्रतिक्रिया के पीछे कोई समझदारी नहीं होती थी, इसलिए उसका अनुमान कर लगाने में समय बर्बाद न करें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अति संवेदनशील, बेहद घमंडी और आपने उसे चोट पहुंचा दी तो तत्काल भाग खड़े हों। आप चाहे जिस चीज़ की आशा कर रहे हों वह चीज़ इतनी मूल्यवान नहीं कि आपके रुकने का जोखिम लें। बहुत असुरक्षित व्यक्ति। यह व्यक्ति घमंडी व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन उससे कम हिंसक है। ऐसे व्यक्ति का पता लगना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसका ईगो नाजुक होता है, वह बहुत असुरक्षित होता है, और अगर उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है
या उस पर हमला किया जा रहा है तो वह मन ही मन सुगबुगाता रहता है। वह छुटपुट हमले करता रहेगा और इतने बड़े नहीं होंगे कि आपको नजर आए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया या नुकसान पहुंचाया तो लंबे समय के लिए गायब हो जाएं, उसके पास न रहें, वरन वहां कुतर कुतर वह आपको नष्ट कर देगा। शंकालु व्यक्ति ऊपर दी गई किस्मों का एक रूप भावी जोसेफ स्टालिन है। शंकालु व्यक्ति दूसरों में वही देखता है जो वह देखना चाहता है। जो वह आमतौर पर सबसे बुरा पहलू है, वह यह कल्पना करता है कि हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा है। शंकालु व्यक्ति दरअसल इन चीज़ों में सबसे खतरनाक है। चूंकि वह सचमुच असंतुलित होता है, इसलिए उसे धोखा देना आसान होता है। जिस तरह स्टालिन को लगातार धोखा दिया जाता था, उसके लोगों के खिलाफ उसे उकसाने के लिए उसकी शंकालु प्रकृति का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप उसके शक का निशाना बन जाएं तो सावधान रहें। लंबी याददाश्त वाला सांप। अगर इसे चोट पहुंचाई गई या धोखा दिया गया तो यह आदमी ऊपर से तो कोई गुस्सा नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर यह योजना बनाता रहेगा और इंतजार करता रहेगा। फिर जब वह हमला करने की स्थिति में होगा तो वह ठंडे दिमाग की चालाकी से बदला लेगा। इस तरह की आदमी की को उसकी चालाकी और योजना बनाने की निपुणता से पहचाने जो वह जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में दिखाता है। आमतौर पर वह भावहीन होता है और मिलनसार नहीं होता। इस सांप के प्रति दोगुना सावधान रहें, और अगर आपने उसे किसी तरह पर नुकसान पहुंचाया है तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दें या फिर उसे अपनी नज़रों से दूर कर दें। सामान्य, विनम्र और अक्सर बुद्धिहीन व्यक्ति। आह, इतने अच्छे शिकारी के बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन इसे धोखा देना अत्यंत आसान नहीं है। उतना आसान नहीं। अक्सर किसी प्रलोभन का शिकार होने के लिए बुद्धि और कल्पना की जरूरत होती है। जिसमें कल्पना या बुद्धि नहीं है उसे संभावित पुरस्कारों का एहसास ही नहीं होगा। अनजानी आदमी आदमी चारा नहीं निकलेगा, क्योंकि वह इसे नहीं पहचानेगा नहीं। वह बहुत बुद्धिहीन होता है। इस व्यक्ति के साथ खतरा यह नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा या बदला लेगा, बल्कि सिर्फ यह है कि उसे धोखा देने की कोशिश में आप अपना समय, ऊर्जा, संसाधन, यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता भी बर्बाद करेंगे। इस तरह के आदमी को पहचानने के लिए एक प्रयोग करें। कोई चुटकुला या कहानी तैयार रखें। अगर उसकी प्रतिक्रिया लचर हो तो आपके सामने इसी तरह का व्यक्ति खड़ा है। अपने जोखिम पर ही आगे बढ़ें। कुआ और भेड़। एक परेशान करने वाला कुआ एक भेड़ की पीठ पर बैठ गया। भेड़ मजबूरन उसे काफी इधर उधर ढोती रही और फिर बोली कि अगर तुम किसी कुत्ते के साथ इस तरह का व्यवहार करते तो वह तुम्हें अपनी तेज दांतों से मजा चखा देता। इस पर कुएं ने जवाब दिया कि मैं कमजोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि किसे सता सकता हूँ और मुझे किसी की चापलूसी करनी चाहिए। मुझे आशा है कि इस नीति पर चलने से मैं काफी समय तक जिंदा रहूंगा और अच्छे बुढ़ापे का आनंद लूंगा। तस्वीर। शिकारी। वह भेड़िए और लोमड़ी के लिए एक जाल सा नहीं बिछाता। वह वहां पर एक जाल नहीं बिछाता जहां पर शिकारी के फंसने की संभावना न हो। वह अपने शिकार को अच्छी तरह से जानता है। वह उसकी आदतें और छिपने के ठिकाने जानता है और वह इन्हीं को ध्यान में रखकर शिकार करता है। विशेषज्ञ की राय। यह जान ले कि चाहे व्यक्ति कितना ही महत्वहीन या छोटा हो, वह कभी न कभी आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपने कभी उसका अपमान किया है तो वह आपके काम नहीं आएगा। गलतियों को अक्सर माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अपमान को कभी माफ़ नहीं किया जाता। हमारा गर्व इससे हमें याद रखता है। लॉर्ड चेस्टरफील्ड। नियम 20। नियम 20। किसी के पिट्ठू न बने। विचार। मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में न जाएं। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरों के स्वामी बन सकते हैं। उनमें मनमुटाव फैलाते और उन्हें अपनी तरफ दौड़ाते हैं। ईर्ष्या की कीमत है। जब एक गरीब औरत बाजार में पनीर बेचने के लिए खड़ी थी तो एक बिल्ली आई और उस पनीर का एक टुकड़ा उठाकर ले गई। यह देखकर एक कुत्ते ने बिल्ली से वह टुकड़ा छीनने की कोशिश की। बिल्ली भी अड़ गई। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। कुत्ता भौंकने और काटने लगा। बिल्ली थूकने और खरोंचने लगी, लेकिन उसके युद्ध का कोई कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार बिल्ली ने सुझाव दिया कि हम लोमड़ी के पास चलते हैं और उसने यह मामला सुलझवाते हैं। और कुत्ते ने कहा कि ठीक है। वे दोनों लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने किसी न्यायाधीश की तरह उनके तर्क सुने। उसने उन्हें फटकारते हुए कहा कि मूर्ख जानवरों, तुम दोनों लड़ते क्यों हो? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं इस पनीर को
तुमको दो हिस्सों में बांट देती हूँ, इससे तुम दोनों संतुष्ट हो जाओगे। बिल्ली और कुत्ते ने इस बात पर कहा, ठीक है। लोमड़ी ने अपना चाकू निकाला और पनीर के दो हिस्से काट दिए, लेकिन लंबाई की तरफ से काटने के बजाय उसने चौड़ाई की तरफ से काटा। कुत्ते ने विरोध करते हुए कहा, मेरा हिस्सा छोटा। लोमड़ी ने न्यायपूर्ण ढंग से अपने चश्मे से कुत्ते के हिस्से को देखते हुए कहा कि तुम ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस पर उसने बिल्ली के हिस्से में से एक टुकड़ा खा लिया और कहा कि अब दोनों हिस्से बराबर हो गए हैं। तब बिल्ली ने लोमड़ी की हरकत देखी तो वह चिल्लाने लगी कि जरा इधर देखो, अब मेरा हिस्सा छोटा है। लोमड़ी ने दोबारा अपना चश्मा पहना और न्यायपूर्ण ढंग से बिल्ली के हिस्से को देखते हुए बोली कि तुम ठीक कह रही हो, एक मिनट रुको, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। उसने कुत्ते के पनीर में से एक कोर खा लिया। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चल रहा और लोमड़ी कभी कुत्ते का तो कभी बिल्ली का हिस्सा खाते रही। अंत में उसने उनकी आंखों के सामने उनका पूरा चीज़ खा लिया। द ट्रेजरी ऑफ जूइश फ्लोकलोर द्वारा संपादित 1948 में। शक्ति की कुंजी। चूंकि शक्ति काफ़ी हद तक दिखावे पर निर्भर करती है, इसलिए आपको ऐसे तरकीबें सीखने चाहिए जिनसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। किसी व्यक्ति का समूह या पिट्ठू न बनना एक ऐसी ही तरकीब है। जब आप पिट्ठू नहीं बनते तो आप इससे सामने वाले का गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। आप तत्काल शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि आप उस समूह या व्यक्ति के प्रलोभन का बंधन से दूर रहते हैं, जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। शक्ति का यह है आभामंडल समय के साथ बढ़ता जाता है। जब स्वतंत्र होने की आपकी छवि बढ़ती है तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है जो आपको अपना पिट्ठू बनाना चाहते हैं और आपसे निष्ठा की उम्मीद रखते हैं। इच्छा वायरस की होती है। अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम उसे अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। जिस पल आप पिट्ठू बन जाते हैं या समर्पित हो जाते हैं, यह जादू खत्म हो जाता है। जब आप भी बाकी सब की तरह बन जाते हैं, लोग आपसे समर्पण करवाना चाहते हैं। करवाने के लिए सभी तरह के उचित अनुचित उपाय आजमाएंगे। वे आपके तोहफे देंगे, आप पर एहसानों की बौछार करेंगे, इसलिए ताकि आप उनके एहसानों के बोझ तले दब जाएं। दूसरे आप पर ध्यान दें, इस बात को प्रोत्साहित करें, उनकी रुचि को प्रेरित करें, लेकिन किसी भी कीमत पर उनके पिट्ठू न बने। अगर आप चाहें तो तोहफों और एहसानों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में सतर्क रहें कि आप अपने मन में किसी का पक्ष न लें। आप खुद को कृतज्ञ मानने की गलती हरगिज न करें। बहरहाल याद रखें, आपका लक्ष्य लोगों को दूर रखना नहीं है, या ऐसा दिखाना नहीं है कि आप किसी के हो ही नहीं सकते। महारानी एलिजाबेथ प्रथम को तरह आपको भी लगातार हवा देते रहना चाहिए, रुचि जगाते रहना चाहिए और लोगों को प्रलोभन देते रहना चाहिए, ताकि वे आपको अपना बनाने की कोशिश करते रहें। फिर आपको उनके ध्यान कभी कभार मुड़ना भी चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं। ग्रीक सेनापति एल्सिबाइडेस इस खेल का बखूबी खेलते थे। एल्सिबाइडेस ने एथेंस की उस विशाल जल सेना का नेतृत्व किया था जिसने 1414 में इसी पूर्व में सिसिली पर आक्रमण किया था। जब ईर्ष्यालु एथेंस वासियों ने इस युद्ध के बाद उन पर झूठे आरोप लगाकर उनका अपमान करने की कोशिश की तो वे घर लौटकर झूठे मुकदमे का सामना करने के बजाय दुश्मनों यानी स्पार्टा वासियों में जाकर मिल गए। फिर जब एथेंस वासियों सिरेकस में हार गए तो एलिसावाइडेस स्पार्टा छोड़कर फारस चले गए। हालांकि स्पार्टा अब शक्तिशाली बन रहा था। बहरहाल एथेंस और स्पार्टा दोनों ही एस्लीवाइडेस को प्रलोभन देते रहे, क्योंकि फारस में उनका काफ़ी प्रभाव रहा था। फारस में उनका सम्मानों की बारिश इसलिए होती थी क्योंकि एथेंस और स्पार्टा उन पर काफ़ी प्रभाव था। उन्होंने हर पक्ष से वादा किया, लेकिन किसी के साथ वह नहीं जुड़े और अंत तक
सारे पत्ते अपने हाथ में रखिए। अगर आप शक्तिशाली और प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो एलसी बारडेस की रणनीति को आजमा कर देखें। खुद को प्रतियोगी शक्तियों के बीच में रखें। किसी एक पक्ष को अपनी मदद के वादे से ललचाएं। दूसरा पक्ष जो हमेशा अपने दुश्मन से आगे निकलना चाहता है, अपने आप उसका पीछा करना लगेगा। जब दोनों ही पक्ष आपका ध्यान खींचने के लिए आप में जूझेंगे तो आप बहुत प्रभावशाली और योग्य दिखने लगेंगे। किसी एक पक्ष के से में जल्दी से शामिल होने की बजाय अध बीच की स्थिति में आपके पास ज़्यादा शक्ति होती है। 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति में 3 दिनों के दंगे के बाद वृद्ध राजनेता टेलीरेंड पेरिस में अपनी खिड़की के पास बैठे थे। उन्होंने घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, जो इस बात का संकेत थी कि दंगे खत्म हो चुके हैं। उन्होंने एक सहयोगी की तरफ मुड़ते हुए कहा कि वह घंटियां बज रही हैं, हम जीत रहे हैं। सहयोगी ने पूछा कि हमसे आपका क्या मतलब महाशय? उसे चुप रहने का इशारा करते हुए टेलर ने जवाब दिया, अब आगे से एक शब्द भी मत बोलना। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि हमका क्या मतलब है। वे अच्छी तरह से जानते थे कि सिर्फ मूर्ख व्यक्ति जल्दबाजी में किसी स्थिति में उतरते हैं और बहुत जल्दी पिट्ठू बनकर अपने राजनीतिक कुशलता गंवा देते हैं। इस स्थिति में लोग आपका सम्मान भी कम करते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि आप उनके साथ इतनी आसानी से जुड़ गए हैं, इसलिए कल किसी दूसरे के साथ भी इतनी आसानी से जुड़ जाएंगे। एक पक्ष के पिट्ठू बनने से आपका समय का लाभ नहीं उठा पाते और इस इंतजार की दौलत से वंचित रह जाते हैं। दूसरों को इस या उस समूह के प्रेम को पढ़ने दें। आप न तो भागे न ही अपना दिमागी संतुलन खोएं। तस्वीर, ध्यान, इच्छा और आराधना का केंद्र किसी भी पक्ष में शामिल न होना, बल्कि उन्हें आपस में लड़ाकर मामला सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। महारानी एलिजाबेथ अपने चारों तरफ घूमने वाले दरबारियों को ग्रहों की तरह रखती थी। वे उनकी कक्षा में घूमना छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे उनके और करीब भी नहीं पहुंच सकते थे। विशेषज्ञ की राय, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में रहने का वायदा न करें, क्योंकि यह किसी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति का गुलाम बनना है। स्वतंत्रता किसी भी तोहफे से ज़्यादा मूल्यवान होती है। आपको यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहें, बल्कि आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि कई लोग आप पर निर्भर रहे हैं। सबसे बढ़कर खुद को सभी वायदों और एहसानों से मुक्त रखें। ये सामने वाले की चालें हैं ताकि आप पर हुकूमत कर सकें। वलिद शेर ग्रेशियन 1601 से 1658।